हम इस हार्ड मास के शरीर में सीमित नहीं हैं, तो इसके आगे भी हमारा वजूद है। मेरे दादा दादी दोनों 3 महीने के गैप में दोनों चले गए। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी दादी बीमार हो गई थी और वो कभी भी डॉक्टर के पास जाने की बात नहीं करती हैं। मेरे दादाजी ने बोला कि या तो देखो डॉक्टर के पास ले जाना है तो ले जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर हम लोग, मैं और मेरा भाई, हम लोग लेके गए दादी को, हॉस्पिटल लेके गए। पर जब तक कि डॉक्टर आके देखता और एडमिट करते, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इतनी हाई एनर्जी और इतनी अच्छी वाइब्रेशन होती थी उस जगह की। गंगा के तट पर बिल्कुल घाट, वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और वहाँ पे सवेरे 5 बजे ध्यान कर रहे हैं सब। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः चिराग जी से मिलेंगे और जानेंगे कि स्वाध्याय का क्या महत्व है। पीएसएसएम का एक प्रिंसिपल है कि हम सबको स्वाध्याय करना चाहिए। तो जानते हैं चिराग जी से कि उनके जीवन में स्वाध्याय ने क्या प्रभाव डाला। स्वागत करते हैं चिराग जी का। चिराग जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम। धन्यवाद धन्यवाद। चिराग जी, जैसा कि पीएसएसएम का प्रिंसिपल है कि हम सबको स्वाध्याय करना चाहिए, अलग अलग बुक्स रिकमेंड की हुई हैं पत्री जी ने, तो आपके जीवन में कौन सी पुस्तक ने क्या प्रभाव डाला, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। पुस्तकों के साथ मेरा काफ़ी अच्छा इक्वेशन रहा है। बुक्स, मेरी पहली फ्रेंडशिप बुक्स के साथ ही हुई है। जैसे स्टूडेंट था मैं जब, तो पढ़ाई के माध्यम से मुझे समझ में आया कि बुक्स के थ्रू मैं अपनी चीज़ें जो लर्न करनी है वो भी कर सकता हूँ और दूसरों की एक्सपीरियंसेस को भी खुद अनुभव कर सकता हूँ और किसी और के नज़रिए से भी दुनिया देख सकता हूँ। तो फ़िक्शन की किताबें जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, लिटरेचर पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे हिंदी में, तो बड़ा मज़ा आता था और कहानियों में रुचि थी मुझे बहुत शुरू से। तो बुक रीडिंग की हैबिट मेरी ध्यान में आने के पहले ही थी। जैसे लर्निंग्स उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, मैं बोलूँगा। होती है लर्निंग, आप सामान्य जीवन में चीज़ें सीखते हैं। कोई भी बुक पढ़ते तो उसमें से कुछ ना कुछ सार मिलता है जिससे हम सीखते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन कोई ध्यानी या कोई मास्टर जब अपना अनुभव शेयर करता है या किसी टॉपिक पे लिखता है, तो उसका मकसद लर्निंग ही होती है या नॉलेज या विज़डम शेयर करना ही होता है। तो उस तरीके की किताबें जब हम पढ़ते हैं, तो उसका अनुभव बिल्कुल ही अलग होता है। तो मेरे लाइफ़ में रीडिंग तो पहले से थी, पर जब मैंने अपनी पहली किताब पढ़ी थी यू फॉरएवर, लॉब्सांग रामपा की, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने पहली बार आई। जैसे कि हमारा शरीर, ये फिज़िकल बॉडी जो है, हम इसमें सीमित नहीं है। हमेशा फ़ील होता था मुझे ये चीज़, बट कभी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। बट जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, हम इस शरीर में, इस हार्ड मास के शरीर में सीमित नहीं हैं। तो इसके आगे भी हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी क्या होती है और एथरिक बॉडी क्या होती है, हमारा ऑरा क्या होता है। तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे समझ में आने लगा और बुक वो जो है वो बिल्कुल एक मैनुअल की तरह है। मतलब जैसे एक 10 इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, आप 1 से लेके 10 तक ये करिए इस चीज़ को पाने के लिए। आपको अगर एस्ट्रल ट्रैवल करना है तो आप ऐसे लेट जाइए, अपने बॉडी को ऐसे कमांड करिए, ऐसे रिलैक्स करिए स्टेप बाय स्टेप एक-एक पार्ट को, फिर आप ऐसे विजुअलाइज़ करिए या जो भी है। ऐसे मैंने सिर्फ़ उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया और
एक बार में नहीं, थर्ड टाइम आई थिंक एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो गई और एस्ट्रल एक्सपीरियंस हुआ मुझे। ऑराज देखना अपनी बॉडी के अराउंड, सबको पता है कि एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस अगर आपको होता है तो ऑरा भी उतना ही अट्रैक्टिव चीज़ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी कि ये ऐसा भी कुछ होता है। तो बॉडी के अराउंड कलर होते हैं अलग अलग, उससे इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो वो भी एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा, तो उस चीज़ का भी अनुभव मुझे हुआ। तो फिज़िकल बॉडी के लिमिटेशंस से बाहर आना मैंने उस किताब से सीखा। लॉब्सैंग रामपा की जो किताब है यू फॉरएवर, वो पूरी मेटाफिज़िकल जर्नी की मेरी पहली किताब थी। बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं, जिसमें आपको नॉलेज मिलती है, स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता है, जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। बट एक मेटाफिज़िकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है, जो अनुभव के बेस पे आप लर्न कर सकते हो या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये ऐसी पहली किताब थी। और इससे मुझे मेरी रुचि और बढ़ गई ऐसी किताबों को पढ़ने में। तो फिर लॉब्सैंग रामपा की ऑलमोस्ट सारी बुक्स मैंने पढ़ी और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से समझा, पास्ट लाइफ्स के बारे में, रीइंकार्नेशन के बारे में। और एक इंसान का शरीर अगर किसी पर्टिकुलर टाइप का होता है तो क्यों होता है, तो वो भी उन्होंने बताया है, तो वो भी समझ में आया। तो ये पहली किताब थी मेरी। और जीवन में आप जैसे पहली कक्षा या फिर पहली परीक्षा, पहली किताब, तो इन सब का बहुत महत्व होता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है ये बुक। और इसके छोटे-छोटे एक्सर्प्ट्स आज भी मैं जाके कभी मेरा मन करता है तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ। इसके साथ-साथ मैंने एक और किताब पढ़ी थी, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बाय रिचर्ड बाक। तो इसमें एक सीगल होता है, एक पक्षी होता है, तो उसकी जर्नी के बारे में है और उससे कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं ये मैंने सीखा। कि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो जीवन में, तो उसको आप एक उपलब्धि या एक अपॉर्चुनिटी कैसे बना के आप जो हासिल करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो आप कैसे कर सकते हो। और डिटर्मिनेशन का और हार्ड वर्क का और फोकस का जो इम्पोर्टेंस है, वो उस किताब से समझ में आया मुझे, उस बुक को पढ़ के। तो मेरे लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस रहा है। और इसके अलावा भी मतलब मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं उसके बाद भी। अगर मैं सारी बुक्स के बारे में बात करने लगूँ तो मोस्टली पत्री जी की रिकमेंडेड बुक्स होती थी, तो उसके लिस्ट से ही मैं देखता था कि हाँ, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे किस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे किस बुक के प्रति फ़ील हो रहा है कि नहीं मुझे ये बुक अगली पढ़नी चाहिए, तो मैं वो किताब पढ़ता था। लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड है बाय खुर्शीद भावनगरी, तो वो भी मैंने बहुत बहुत पहले पढ़ी थी। तो कैसे फिज़िकल बॉडी से बाहर जाने के बाद तो कम्युनिकेट करती है स्पिरिट, या फिज़िकल बॉडी की डेथ के बाद क्या होता है, वो जर्नी इस फिज़िकल प्लेन के बियॉन्ड क्या एग्जिस्ट करता है, तो उसकी अवेयरनेस अगर आप जाननी हो आपको, तो बुक्स से अच्छा कुछ भी नहीं है। या तो मृत्यु हो जाए उसके बाद एक्सपीरियंस करो, उसके पहले करना चाहते हो तो किताबें पढ़िए। पढ़िए। क्योंकि हमें मृत्यु का डर बहुत लोगों को होता है, और आप जब आपकी जर्नी शुरू करते हो ध्यान में 99% लोगों को होता है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि वो भी एक जर्नी का पड़ाव है, उसके बाद जर्नी और ज़्यादा खूबसूरत है, तो फिर वो भय निकल जाता है। तो मेरे लिए भी, मुझे कभी ऐसा फ़ियर नहीं था, बट एक अनकम्फ़र्टेबल सी लगता था कि हाँ, कोई मृत्यु की या डेथ की बात होती थी, तो थोड़ा डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता था। ऐसा नहीं कि डर होता था, पर फ़ियर ऑफ़ द अननोन था वो बेसिकली। मुझे पता नहीं था कि मृत्यु क्या है और उसके बाद क्या होता है। अब जैसे-जैसे चीज़ें मुझे समझ में आने लगी, मुझे पता चलने लगी बुक्स के द्वारा, तो
काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया और कुछ अब हाँ, आएगा जिस दिन हमारा अकाउंट क्लोज़ होगा उस दिन आगे बढ़ जाना है, तो वैसा ही है। हम्म। तो चिराग जी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आपने बुक पढ़ी और उसके बाद आपको जो मृत्यु का भय था थोड़ा सा, वो भी क्लियर होता चला गया, जो आप अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते थे। तो आपको कोई डेथ का अनुभव है क्या? हाँ, मुझे जब मैं ध्यान में आया ही था, उसके उसके थोड़ा पहले एक एक्सपीरियंस था, तो मैं आपको बता सकूँगा कि ध्यान के पूर्व मृत्यु का अनुभव बिल्कुल विपरीत था और मेरे पिताजी की दादी थी, वो 100 साल के ऊपर जी चुकी थी और जब उनका देहांत हुआ, तब भी मैंने देखा कि लोग शोक मना रहे हैं, रो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ या मेरे अंदर क्या चल रहा था, ये मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। पर अ, मैंने अपने पेरेंट्स को भी तभी देखा क्योंकि अ, वो लोग भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि ये डेथ हुई है। पर ग्रेजुअली 2-4 दिन में माहौल लाइट हो गया क्योंकि फिर सबको समझ में आने लगा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल जी लिया था और इससे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस करना उनके लिए बाकी नहीं था। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा-सा चुभा था, थोड़ा-सा दर्द, पेन महसूस हुआ था, पर उस चीज़ से उभर गए थे। पर अभी रिसेंटली 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे दादा-दादी दोनों 3 महीने के गैप में दोनों चले गए। मैं वहीं पे था मतलब इंसिडेंटली और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी दादी थोड़ी-सी बीमार हो गई थी और वो कभी भी डॉक्टर के पास जाने की बात नहीं करती हैं। उनको रात को नींद नहीं आ रही तो 3 बजे से उठ के वो बैठ के सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक ध्यान करती थी अपना। तो उन्होंने जब ऐसा बताया कि मुझे थोड़ा अच्छा तबीयत अच्छी-सी नहीं लग रही है, तो पता नहीं मैं भी कभी इतना वो नहीं कहता फिर उन्होंने बोला कि मेरे दादाजी ने बोला कि या तो देखो डॉक्टर के पास ले जाना है तो ले जाओ। मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर हम लोग मैं और मेरा भाई हम लोग लेके गए दादी को हॉस्पिटल लेके गए। पर जब तक कि डॉक्टर आके देखता और एडमिट करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो कोई सुई लगना या हॉस्पिटल का जो पेन होता है, वो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो शॉकिंग था हमारे लिए बिल्कुल क्योंकि अचानक से अच्छी खासी चल रही थी सब कुछ, एक दिन तो तबीयत थोड़ी-सी खराब हुई और लेके गए और वो चली गईं। तो बट इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और हमें ये समझ में आया कि यही उनका टाइम था जब उन्होंने अपनी एग्ज़िट प्लान करी थी और एकदम पेनलेसली और बिना किसी तकलीफ़ के वो शरीर त्याग के चली गई। तो थोड़ा-सा शॉक था, पर जिस लेवल का इम्पैक्ट पहली डेथ देखने का था, वैसा नहीं था। तो फिर क्योंकि अभी समझ भी वैसी है कि ये शरीर के दायरे में हम बंधे हुए नहीं हैं, इससे ज़्यादा हैं। तो मृत्यु का अनुभव बिल्कुल ही अलग था। मेरे दादाजी उसके बाद 3 महीने के बाद दादाजी भी चले गए। तो उनकी डेथ के वक़्त मैं यहाँ पे वहाँ पे था नहीं, मैं दिल्ली आ चुका था। 1 हफ़्ते बाद मतलब मैं दिल्ली आया हूँ और 1 हफ़्ते बाद वो चले गए। उस दौरान 2.5 महीने मैं वहीं पे था, उनके साथ रहा, उनकी सेवा करी, उनको जो चाहिए उनके साथ बैठ के बातचीत करना, उनके साथ समय बिताना। तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं था कि मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया या जो मुझे करना चाहिए था, जो मेरा कर्तव्य था, मैंने वो नहीं किया। तो मुझे फ़ोन आया कि क्रीमेशन के लिए लेके जा रहे हैं, मेरे पिताजी का फ़ोन आया। तो तुम्हारी सुबह की फ़्लाइट है, तो हम सुबह तक रुक जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, वो है नहीं, वो तो शरीर बचा है सिर्फ़ अब। मेरे दादाजी जो थे, जो आत्मा थी वो तो छोड़ के चली गई, अब तो सिर्फ़ शरीर बचा है। तो आप क्यों रुके हुए हो? आप
कर लो जाके क्रीमेशन, मैं तो आ जाऊँगा सुबह। तो मेरा बिल्कुल उस चीज़ से अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता था कि उनका जो अनुभव था, उनके लाइफ़ का जो उन्होंने मुझे सिखाया है, या उनके जीवन से जो मैंने सीखा है, उनकी जो मेमोरीज़ है वो मेरे अंदर हैं और वो हमेशा रहेंगी, और वही बचा है मेरे पास अब। तो शरीर के साथ कुछ लेना-देना नहीं है। तो अगर यही चीज़ अगर ध्यान के पहले होती तो शायद मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं होता। तो मैं कहता कि नहीं, आप लोग रुक जाओ, मैं एक बार, होता है जैसे नॉर्मली कि एक आखिरी बार और देखना चाहता हूँ मैं उन्हें, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप ध्यान में होते हो तो, और मृत्यु हो चाहे जीवन हो, दोनों के प्रति नज़रिया बदल जाता है। हाँ, एक ही नजरिया रखा जाता बिल्कुल, है, चाहे मृत्यु हो या जीवन हो। जैसे बोलते हैं कि पति जी बताते हैं, हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जिस सेलिब्रेशन के साथ हम जीवन को लेकर आते हैं, समझते हैं, उसी सेलिब्रेशन के साथ हमें मृत्यु को भी रखना चाहिए, जी, उतने ही अच्छे तरीके से। जी। तो इसके साथ चिराग जी, अभी पति जी की बात हुई है, हुँ। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में सबसे पहली बार आप पति जी से कब मिले? पत्री जी से एक ध्यान के शिविर में, अमरावती में ध्यान महायज्ञ हुआ करता था। तब ध्यान महाचक्रम नहीं होता था, ध्यान महायज्ञ हुआ करता था। तो उसमें पहली बार मिला था मैं, और जिस तरीके का उनका ऑरा था, और मैंने जैसे देखा लोगों को उनके साथ बातचीत करते हुए या इंटरैक्ट करते हुए, तो सबको देखा मैंने कि थोड़े से सहमे हुए ऐसे हैं, या घबरा रहे हैं, या डरे हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी इतने अच्छे से आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है और चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर डर और भय किस चीज़ का है मुझे समझ नहीं आया। तो मेरा पहला इंटरेक्शन बहुत ही इंसाइटफुल था। मैं जब सर से पहली बार मिला था, पापा मिल चुके थे मेरे सर से पहले, मैं पहली बार मिला था। तो एक मेडिटेशन का सेशन खत्म हुआ था और चेयर्स लगी हुई थी वहाँ पे, सर और बहुत सारे लोग, आपको पता है कैसे बैठते थे लोग सर के साथ। तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा कि सर को कि ये मेरा बेटा है। तो फिर सर ने मेरी तरफ देखा और उठे, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले चलो। तो एक 10-15 मिनट का वॉक किया उन्होंने मुझे, बोला कि बताओ, जैसे सर बोलते हैं बताओ क्या चल रहा है। और तो मुझे समझ में जितना आता था तो मैंने अपनी भौतिक जीवन की एक्सपीरियंस, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट की, क्या हुआ, मैंने सब कुछ उनके साथ नॉर्मली शेयर किया। फिर एक जगह पे एक दूसरे वहाँ पे एक बेंच था, तो वहाँ पे बैठे थे कितनी देर तक, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और काफ़ी देर तक मेरी आँखों में देख रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ध्यान करने में आनंद आता है? तो मैंने बोला हाँ सर, बहुत आता है। बस यही करते रहना है और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन था पत्री सर के साथ। और इस चीज़ को मैं गाँठ बाँध के रखता हूँ अपने साथ कि जो सर ने कहा है कि बस ध्यान करना है और बाकी सब हो जाएगा। तो मूल मंत्र जो कहते हैं, उसी तरह से अपने जीवन का इसको लेके मैं चलता हूँ। तो पति जी के साथ चिराग जी आपके कुछ और अनुभव हुए हों, हुँ। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। पत्री सर के साथ हमेशा से मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा रहा है। कभी जैसे सर ने सर बैठे हैं और कुछ उन्होंने इशारा किया तो मुझे समझ में आ गया, या फिर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं बिना बोले लेके पहुंच गया, या फिर मेरे मन में कोई प्रश्न चल रहा है, वो बात कर रहे हैं तो बिना उस टॉपिक को टच किए हुए उस चीज़ का आंसर दे देना। मेरे मोस्टली ऐसे रहे हैं, मेरे दिमाग में या मेरे मन में कोई अगर सवाल रहता है तो
मैंने फिज़िकली क्वेश्चंस बहुत कम पूछे हैं सर से आज तक, बहुत कम। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। मेरे मन में कभी भी कोई डाउट रहा है या कोई क्वेश्चन रहा है, उसका आंसर हमेशा मुझे पहले मिल गया है सर से। तो मेरा सर के साथ इक्वेशन ऐसा ही रहा है। और जैसे सर की सेवा करना या सर के हाथ प्रेस करना, कंधे दबा देना, तो इन सब चीज़ों में अब मज़ा भी आता था और लगता था कि इस चीज़ को करने का मुझे मौका मिल रहा है, गुरु की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे अच्छा भी फ़ील होता था। तो चिराग जी, अभी तक हम आगे बढ़ रहे थे, हमने आपकी जो भी शिक्षा थी, आपकी प्रोफेशनलिज्म थी, इसके बारे में बातचीत करी। तो अब अगला पड़ाव जो है एक विवाहिक जीवन का होता है, तो मैं विवाहिक जीवन के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। मेरी शादी जो हुई वो भी ध्यान के माध्यम से ही हुई। तो हम लोग मैं ध्यान केंद्र में यहाँ पे आता था, परिनिर्वाणा मेडिटेशन सेंटर में, और राधिका भी वहीं पे ध्यान करने आती थी। मैं उनसे वहीं पे मिला और हम लोगों ने निश्चय किया कि हमें शादी करनी चाहिए। और शादी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि एक एक्सपीरियंस है, और अगर उसको इजी और सिंपल बनाना है, चैलेंज एक दूसरे को ना करते हुए सपोर्ट करना और एक दूसरे को फ्रीडम देना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में फ्रीडम हो, मैं अपनी तरीके से लाइफ जीना चाहता हूँ, तो दूसरे इंसान को भी अपने हिसाब से अपने जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझ तो मेरे अंदर थी, क्योंकि मैंने कभी किसी को रोक टोक करने की मेरी आदत नहीं है। शुरू से ही इंटरफियरेंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। किसी की भी निजी मामले में मैंने कभी दखल-अंदाज़ी नहीं करी है। तो ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है मेरे लिए। तो मेरे लिए यही लर्निंग है इस चीज़ की कि आप अगर खुद फ्रीडम से जीना चाहते हो, तो दूसरे को भी आपको वो अनुभव करने का अवसर देना चाहिए। सपोर्ट करना, सहयोग करना, कोऑपरेट करना, ये सारी चीज़ें ये लेसन्स होते हैं मेरे हिसाब से, जो कि आप किसी के साथ रहते हो तो आप सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जॉइंटली करनी होती है। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं ऑफ़िस का काम कर रहा हूँ और मैंने घर का कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो मैंने बोल दिया राधिका को कि तुम ये कर लो। तो अगर मैं अकेले रह रहा होता, तो मैं दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं कर पाता। तो बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है, और ये हर तरीके के लेवल पे अप्लाई होता है। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो लाइफ़ पीसफुल और स्मूथ होती है और अच्छे से आप जी सकते हो। और जब आप किसी को सपोर्ट करते हो, तो फिर जब आपको ज़रूरत होती है, तो आपको भी वो सपोर्ट मिलता है। जैसे मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया, तो आप सपोर्ट करते हो, आप हेल्प करते हो, तो आपको भी वो चीज़ वापस आपके पास आती है। तो लाइफ़ सिंपल हो जाती है, ईज़ी हो जाती है। आप अपने जीवन में जो वाक़ई में इम्पोर्टेंट है चीज़ें, या ध्यान है, या आपके जीवन का लक्ष्य है, उस पे फ़ोकस कर पाते हो। तो जीवन के अंदर अगर हम सहयोग के साथ चलते हैं और फ्रीडम के साथ चलते हैं, तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक कॉर्नर में हमारे अंदर थोड़ी खुशी भी रहती है, हुँ। शांति भी रहती है, जी। और हम आसानी से हुँ। अपने इस संसार में निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। जी। जी। तो चिराग जी, वैवाहिक जीवन भी हमने समझ लिया। अब आगे का रास्ता, अब आगे आप एक सेवा, जो पत्री जी बोलते हैं कि जैसे आपने ध्यान सीखा, तो औरों को भी सिखाइए। जी। तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसको आपने कब और कैसे शुरू किया? पत्री सर ने हमेशा कहा है कि ध्यान सेवा सबसे उत्तम सेवा, अगर आप किसी को ध्यान सिखाते हो, उससे ज़्यादा आप किसी को सर्विस नहीं दे सकते। क्योंकि आप उस इंसान को अपने
जीवन के बारे में और अपने आप को जानने का मौका देते हो। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरे साथ जब ध्यान का अनुभव किसी ने शेयर किया और ध्यान सिखाया और मैंने देखा खुद, जो मेरे माता-पिता थे उनको देखा मैंने आँखों के सामने बदलते हुए, तो मुझे इस चीज़ का महत्व समझ में आया और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला कि जब आप किसी को स्वयं देखते हो कि उनके जीवन में ये बदलाव आ रहा है, तो आप भी उस चीज़ को करते हो और आगे पहुँचाने का भी प्रयास करते हो। तो मैं जब उड़ीसा में था, स्टूडेंट था, तब मेरे माता-पिता और वहाँ के भी जितने लोग ध्यान में नए जुड़े थे, सब मिलके ध्यान प्रचार करने जाते थे। घर-घर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, पब्लिक प्रोग्राम्स का आयोजन करते थे और ध्यान के बारे में लोगों को सिखाते थे, डिस्कशंस होते थे, क्वेश्चन आंसर्स क्लियर करते थे। तो मैं भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। मैं आपको करीबन 15-16 साल या उससे पहले की ही बात बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में फिर भी लोग दिमाग से थोड़े से फ्री हो गए हैं। पर तब मुझे भी अभी भी लगता है कि थोड़ा-सा उनको संकोच होता था कि हाँ, ये 15-16 साल का लड़का, मैं 50 साल का हूँ, मुझे क्या सिखाएगा? या मुझे क्या बताएगा? तो ये होता था। पर मेरे पेरेंट्स और उतने वहाँ के जितने और लोग मिले थे, सरप्राइज़िंगली वो वैसे नहीं थे। कुछ 1 आध 2 हर जगह आते हैं, वो आज भी आते हैं। तो हमेशा हर कोई रिसेप्टिव रहा है। अब जैसे कोई कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है या कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, तो अब मुझे बोलते थे कि नहीं तुम समझाओ, तुम बताओ, तो मैं एक्सप्लेन करता था। तो सबको समझ भी आता था, क्योंकि एक नज़रिया अगर आपका एक यंग माइंड होता है, तो चीज़ों को देखने का, समझने का तरीका डिफरेंट होता है। और कोई यंगस्टर्स आते थे, मेरी उम्र के या मुझसे छोटे होते थे, तो उनके साथ इंटरैक्ट करना या उनको ध्यान सिखाना, मैंने अपने जीवन में ध्यान से क्या पाया, उनको बताना और उनको एनकरेज करना कि तुम भी करो तो तुम भी ये अचीव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू हो गई थी। तो उड़ीसा में ध्यान का अ, आरंभ होना बहुत बेसिक लेवल पे, आप मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारी फैमिली जो थी, मतलब मेरे पेरेंट्स और हम लोग फर्स्ट फैमिलीज़ में से ही थे कि जिन्होंने ध्यान की शुरुआत वहाँ से करी थी। और फिर आज इतना बड़ा ध्यान परिवार है वहाँ पे। और ध्यान का स्प्रेडिंग वहाँ पे, हम लोग जैसे समर्स हैं, विंटर्स हैं, चाहे कुछ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर भी अगर पैदल चल के भी हम लोग पूरा धूप में, खरी धूप में हम लोग पैम्फलेट्स बाँट रहे हैं, कुछ लोगों को बता रहे हैं, तो उसमें मज़ा ही आता था, उसमें आनंद ही आता था। तो वो एक्सपीरियंस बहुत एनरिचिंग रहा है मेरे लिए। और एक बैरियर था, कम्युनिकेशन बैरियर, कि हाँ, मैं नए इंसान के साथ पहला इंटरैक्शन ये करूँ कि मैं उसे ध्यान सिखा रहा हूँ। ये गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस था, जो कि मुझे बहुत छोटी उम्र में मुझे मिल गया था। क्योंकि सारी कन्वर्सेशंस आप कट करके सीधे ध्यान पे आ जाते हो और बताते हो देखो ऐसा है, ये करना है और इससे ये लाभ होंगे। तो ये अनुभव एक्सपीरियंशियली सीखा मैंने। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐसे बताना है, वैसे बताना है। मतलब ये वो वाली बात होगी कि समुद्र में कूद जाओ और तैरना सीखो, तो वैसे सीखा मैंने। तो ध्यान सिखाते-सिखाते, और ध्यान के बारे में सिखाने का तो क्या ही होता है, मैं सिखाना मानता नहीं हूँ। ध्यान की विधि बताते हैं हम, और आगे उस इंसान की जर्नी है, उसे अगर आगे जाना होता है तो वो जाता है। तो ध्यान का लक्ष्य मेरा ये रहा हमेशा से कि खुद भी ध्यान करो और ध्यान को स्प्रेड करो। तो वहाँ पे लोगों को सिखाना, और फिर पब्लिक प्रोग्राम्स जब होते थे तो वहाँ पे वॉलंटियर करना, अरेंजमेंट्स देखभाल करना, और और किसी भी तरीके की सपोर्ट अगर
ऑर्गेनाइजर्स जो है सीनियर्स बड़े थे, तो हम लोग सपोर्ट करते थे। मेरे हम उम्र भी और लोग भी थे वहाँ पे, जुड़ गए थे धीरे-धीरे, तो हम सब मिलके वॉलंटियरिंग करते थे, सपोर्ट करते थे। प्रोग्राम में भाग-दौड़ का काम करना, हर चीज़ मतलब कोई काम ऐसा नहीं होता था कि जो हम लोग नहीं करते थे। तो बहुत मज़ा आता था। तो ये तो वहाँ का अनुभव हो गया। फिर जब मैं पढ़ाई करके फिर मेरी करियर मेरा स्टार्ट हुआ, तो मैं दिल्ली आया। और दिल्ली में आने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करना और एक स्टूडेंट लाइफ से एक करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल बनने में भी एक ट्रांजिशन जो होता है, उसको अपने जीवन में उतारना चैलेंजिंग था मेरे लिए। क्योंकि मैं एक माइंडसेट लेके आया था कि हाँ, मैं जॉब करूँगा तो ये होगा मेरे लाइफ में, ऐसा होगा, ऑफ़िस ऐसा होगा, पर बिल्कुल विपरीत था सब कुछ, पूरा ऑपोज़िट था। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ, यही ऐसा ही होता है, कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी ही होती है, प्रोफ़ेशनल लाइफ, उस चीज़ को समझने में, ग्रैस्प करने में भी समय लगा और ध्यान की बदौलत मैं उस चीज़ से पार हो गया। फिर करीबन कुछ महीनों बाद मैंने अपने पिताजी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे शास्त्री जी हैं, उनका यहाँ पे घर है दिल्ली में और वो अपना एक ध्यान केंद्र भी चलाते हैं वहाँ पे। तो तब यहाँ पे पिरामिड नहीं बना था। तो ध्यान करो, वहाँ पे जाके एक बारी उनके साथ भी इंटरैक्ट करो। लोकल मास्टर्स जो भी होते हैं, हर जगह कोई भी रिलोकेट करता है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि हाँ, इस शहर में कौन है ध्यानी, किसके साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मेरे पापा ने बहुत पुश किया मुझे, तो मैं आया एक बारी। और यहाँ पे आने के पहले की बात बताता हूँ, एक बारी पथरी सर का प्रोग्राम था यहाँ पे इंडिया इस्लामिक सेंटर में। तो वहाँ पे मैं ध्यान का प्रोग्राम अटेंड करने गया था, पर मैंने किसी से इंटरैक्ट नहीं किया। मैं गया, सिर्फ़ सर से इंटरैक्ट किया। सर मिले, सर ने मुझे हग किया, बात करी और मैं वो एक्सपीरियंस लेते हुए मैं वहाँ से निकल गया। मैंने किसी के साथ बात भी नहीं करी, किसी को पता भी नहीं था मैं वहाँ पे मैं कौन हूँ। उसके 6 महीने के बाद करीब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, ध्यान केंद्र में। और यहाँ पे जब मैं सबसे मिला और देखा कि नहीं, ये लोग भी ध्यान की जर्नी पे सीरियस हैं और जितने ही सिंसियर होने चाहिए किसी को, ये लोग हैं, ऐसे नहीं कि बस कर रहे हैं। तो मेरा भी फिर उनके तरफ झुकाव बढ़ गया और इंटरेक्शन बढ़ गई और मैं रेगुलर सेंटर जाने लग गया मेडिटेशन के लिए। सबसे बड़ी बात चिराग जी जी। कि आपके लिए अट्रैक्शन का पॉइंट क्या था कि आपके हम उम्र हुँ, जो लोग हैं, हुँ, जो बच्चे हैं, वो सब ध्यान कर रहे हैं, हाँ। बड़े भी कर रहे हैं, हुँ, हुँ, बट हुँ। आपके हम उम्र भी ध्यान कर रहे हैं, जी। तो इसलिए आपको और ज़्यादा अच्छा लगा। हुँ, तो आगे जानते हैं आपकी जर्नी को। जी। तो इंटरेक्शन एक तरफ है और अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस एक ग्रुप में जब आप करते हो, वो डिफरेंट होता है। मुझे इस चीज़ का ज्ञान था कि आपका पर्सनल ध्यान आप जो करते हो ठीक है, पर आप जब ग्रुप में बैठ के मेडिटेट करते हो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो ग्रुप मुझे यहाँ पे मिला, तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता था मैं। तो मैं रेगुलरली आता था यहाँ पे वीकेंड्स पे जब मेरी छुट्टी होती थी या फुल मून्स में जब फुल नाइट मेडिटेशन होती थी, तो हम लोग रात को 10 बजे बैठते थे, सवेरे 6 साढ़े 6 बजे तक मेडिटेट करते थे कंटिन्यूअस। तो जब ये चीज़ की रेगुलैरिटी बन गई, तो अब कभी एक बार मिस हो जाए तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ध्यान का अनुभव इतना एनरिचिंग हो गया था कि एक बार भी अगर समझ लीजिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि अरे इस बार तो मैं गया नहीं मेडिटेट करने। तो ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गई थी कि
ग्रुप में मेडिटेट करना और लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि हम लोग बुक्स भी पढ़ते थे, स्वाध्याय भी करते थे, डिबेट्स करते थे, डिस्कशंस करते थे, क्योंकि किसी भी एक स्पिरिचुअल टॉपिक के बारे में भी हर एक का अपना आउटलुक हो सकता है, हर एक का अपना माइंडसेट हो सकता है, नजरिया नज़रिया हो सबका सकता अलग है, हो सकता सबका अलग हो सकता है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ सुनने मिलते थे तो अच्छा लगता था। तो ध्यान का अनुभव भी और एनरिच होने लगा, क्योंकि आप और भी एक्सपीरियंसेस अपने तरीके से समझते थे। जैसे मेरी कोई अगर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हुई है या एस्ट्रल ट्रैवल की एक्सपीरियंस हुई है, तो सिमिलर एक्सपीरियंसेस अगर और किसी को भी हो रही हैं, तो वो सुन के लगता है कि नहीं, ये भी सही है, ये भी सही चल रहा है, हम जर्नी पे बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप में आप सिर्फ फिर मेडिटेशन ही नहीं करते हो, साथ में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। तो सारे आज मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो साथ में हम लोग मेडिटेट करते थे, और अ, ध्यान की वजह से हम लोग ये इस निष्कर्ष पे भी आए कि अब हम लोग सिर्फ ग्रुप में मेडिटेट करते रहें या इस चीज़ को और आगे भी लेके जाएं। तो फिर हम लोगों ने पहले सोचा कि नहीं, चलो हम लोग आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जाके कोशिश करते हैं कि जाके हम लोग सिखाएं ध्यान। तो हम लोगों ने पहले बाहर निकलना शुरू किया, आसपास जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ पे एक प्रपोज़ल लेके जाते थे हम लोग। उनके साथ बात करके उनको एक्सप्लेन करते थे कि हम लोग भी इस जर्नी से गुज़रे हैं, हम लोग भी अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स ही थे और हम लोगों को ये बेनिफिट्स हुए हैं। तो आप अगर अपने स्टूडेंट्स के लिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो, तो उनको भी ये बेनिफिट्स होंगे। तो कई लोग इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट करते थे, हमें अपॉर्चुनिटी देते थे कि हम लोग जाके वहाँ पे ध्यान के बारे में बात करें, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, ध्यान सिखाएँ बच्चों को। और कई लोग मना भी करते थे, पर कभी भी उससे हमारा उत्साह कम नहीं हुआ। तो क्योंकि हमें पता है कि जो तैयार है उसके लिए रास्ता बन ही जाएगा, उससे उस तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे ध्यान सिखाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने सोचा कि एक नाम क्यों ना दे दें इस चीज़ को। तो सेंसे के नाम से हम लोग जाते थे और बच्चों को ध्यान सिखाते थे। फिर कॉलेजेस में भी गए हम लोग, और हम लोग पब्लिक प्लेसेस में भी जाके हम लोगों ने ध्यान सिखाया है। हम लोग म्यूज़िक प्ले करते थे स्पीकर पे, और लोगों को पैम्फलेट्स बांटते थे। फिर ध्यान के बारे में अगर क्वेश्चंस होते थे लोगों को तो आंसर करते थे, वहीं पे ग्रुप में मेडिटेट करवाते थे। तो ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और ध्यान के ध्यान में आने के बाद मतलब म्यूज़िक में रुचि मुझे थी ही पहले भी, पर ध्यान में आने के बाद मुझे म्यूज़िक का पर्पस भी समझ में आने लगा कि इसका सिर्फ एन्जॉयमेंट या सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित रहना सही नहीं है। तो ध्यान में भी म्यूज़िक का यूटिलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा ट्रैक हो और अगर अच्छा एक मधुर संगीत चल रहा हो, तो उससे ध्यान कितना एनहांस हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, वो चीज़ मुझे समझ में आती थी। पर अब लगा कि नहीं, इसमें मुझे भी शायद कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चालू किया, जेम्बे। तो मैंने कभी सीखा नहीं किसी से फॉर्मली, पर ऐसे ही यूट्यूब पे बेसिक्स देखे और प्ले करना शुरू किया, और फिर हम लोग अभिषेक, अमूल्या, अक्षी, हम लोग सारे जाते थे और सोशल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। और लाइव म्यूज़िक अगर आप कहीं प्ले कर रहे हो, तो अगर भले तभी कोई ध्यान नहीं कर रहा, तो लेकिन एक बार खड़े होके सुनता है आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो कुछ नहीं तो हम लोग उनको अपने सेंटर का एड्रेस और उनको ध्यान की विधि बताते थे। तो
कई बार ऐसा हुआ है कि अगर तभी इंसान के पास समय नहीं है तो वो इंसान बाद में सेंटर पे आके उसने ध्यान किया है, तो नए लोग ऐसे भी ध्यान से जुड़े हैं। तो ध्यान को स्प्रेड करने के लिए लोकली दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे, लोधी गार्डन हो गया और कोई भी पब्लिक पार्क्स हो गए। और भी गार्डन्स में आप गए, हाँ, रोहिणी वगैरह, या और जगह भी आप बहुत स्प्रेडिंग के लिए गए, जी, अलग अलग पार्क्स के जी, अंदर? जी, जी। जी। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे जगहों को टच किया और उसके उसके बाद भी मतलब सिर्फ म्यूज़िक मेडिटेशन पार्क्स के अंदर सीमित हम लोग नहीं रहे। हम लोग सेंटर पे भी हम लोगों ने कई बारी लाइव म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन किया है। तो वो भी एक अट्रैक्शन रहता था कि लोग आएँ और ध्यान का अनुभव करें लाइव म्यूज़िक के साथ। तो उसके बाद अपने ऋषिकेश में जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं, महायोग ध्यान कुंभ जितने भी, तो उसके आयोजन करने में भी सहयोग देने का अवसर मिला है और वॉलंटियर करने का की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हर एक प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन जितना हो सके देने का मौका मिला है। तो उस चीज़ का सैटिस्फैक्शन रहता है कि नहीं, मैं इस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सिर्फ ध्यान सिखाना ही सीमा नहीं है। आप ध्यान का कोई शिविर है, कोई कार्यक्रम है, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप जिस तरीके से आप कर सकते हो। अपना समय, धन, एनर्जी, तन मन तन, और मन, धन, धन धन जो भी माध्यम आपके पास है, आप आपको पूरा उसमें सहयोग देना चाहिए। देना चाहिए। तो हर तरीके का सहयोग देने की अपॉर्चुनिटी मिली और उसका वो जो प्रोग्राम 4 दिन या 5 दिन का कार्यक्रम होता था, वो समय ऐसे निकल जाता था कि पता नहीं चलता था। इतनी हाई एनर्जी और इतनी अ, अच्छी अच्छी वाइब्रेशन होती थी उस जगह की। गंगा के तट पर बिल्कुल घाट, वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और वहाँ पे सवेरे 5 बजे ध्यान कर रहे हैं सब। तो उस चीज़ में किसी भी तरीके का सहयोग कर पाना, वो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे ये आगे भी करने का मौका मिलेगा, मुझे मालूम है। और ध्यान करने का लक्ष्य सिर्फ खुद ध्यान करना नहीं है और सिखाना भी है, जैसे कि हम लोग इतनी देर से वही बात कर रहे हैं। तो सेवा आप किसी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मुझे हर तरीके की सेवा करने का अवसर मिला और कई बारी ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा इस बार या ऐसा कुछ, बट हर बार कुछ ना कुछ हुआ ऐसा कि मैं पार्टिसिपेट कर सका प्रोग्राम में और वॉलंटियर कर सका। तो ध्यान को स्प्रेड करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आप धन होना चाहिए, उसी से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप खुद वहाँ प्रेज़ेंट रह के जो भी वॉलंटियरिंग करनी है, वहाँ पे क्राउड मैनेज करना है या फिर वहाँ पे गेस्ट्स को किसी देखना है, प्रकार किसी का भी कोई प्रकार का भी कोई भी काम काम, है, वो हर काम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल खाली स्टेज की ज़रूरत नहीं नहीं है। है, एग्ज़ैक्टली। हाँ, हमें हर चीज़ के लिए तैयार मैंने रहना चाहिए। हमेशा स्टेज के पीछे का ही काम किया है, हमेशा, और मुझे आनंद उसी में आता है। मुझे कोई बोले कि जाके तुम वहाँ पे खड़े रह के बात करो, मैं बोला कि ये तो कोई भी कर लेगा। ये ज़रूरी है, ये इस चीज़ को करने के लिए लोग आगे नहीं आते, तो इस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो और अगर आपको अ, अपने अपने अंदर सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है कुछ चीज़ को करके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि अगर आपको देख के एप्रिसिएशन मिल रहा है, ये मुझे फ़ील होता है। तो मेरा माइंडसेट वैसा है कि हाँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ कि मेरे इस कंट्रीब्यूशन की वजह से इस चीज़ में इतनी स्मूथनेस आई या ये चीज़ इतनी अच्छे से संपन्न हो गया, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा माइंडसेट हमेशा से वैसा रहा है। चिराग जी, जैसा कि आप पहले बचपन से भी सेवा कर रहे थे, ठीक है? सेवा का माध्यम या तरीका कुछ भी हो, और आप उसके बाद यंग आने के बाद भी, जब आप हालांकि जॉब करते हैं, फिर भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैच करते हैं। हुँ, आपको ये अपॉर्चुनिटीज़
आपके जीवन के अंदर एक अट्रैक्शन बन जाती जी, है। जी। तो आपको इससे मिलता क्या था? आप क्यों करते थे ये? जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि ध्यान ध्यान करने का लक्ष्य यही था कि अपने आप को इवॉल्व करो, ग्रो करो और अपने साथ लोगों की भी मदद करो। उनको भी ये रास्ते पे साथ लेके चलो। तो पथरी सर से यही सीखा है और उनके जीवन को देख के यही समझा है कि अगर आप ध्यान करते हो या आप किसी चीज़ का अनुभव कर रहे हो, जैसे कि आपको ध्यान करने से शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है, आप चिंता मुक्त रहते हो, तो आपके सराउंडिंग्स में और आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं, अगर वो लोग वैसे नहीं जी रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, कहीं न कहीं आपके लाइफ में तनाव आएगा। क्योंकि बाहरी तनाव का भी असर हम पे होता है। तो इस दुनिया को, इस विश्व को सुखमय और शांति देने के लिए हर एक इंसान को ध्यान करना ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में आ गई है। तो हम सोचते हैं कि दुनिया का बेनिफिट है, नहीं, ये हमारा ही बेनिफिट है। क्योंकि हमें एक पीसफुल और एक हैप्पी एनवायरनमेंट मिलेगा जीने का। कहीं पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा और किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों को ही एक अच्छा वातावरण मिलेगा जीने का। तो मोटिवेशन बस यही रहा है। कोई ऐसा नहीं रहा है कि हाँ, इससे मुझे इन रिटर्न पर्सनली कुछ मिलने वाला है। पर हाँ, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं उस चीज़ को कर पा रहा हूँ। चिराग जी, जैसा कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सेवा लोगों तक पहुंचा रहे हैं ध्यान को, ये आप सेवा दे रहे हैं। तो एक पीएमसी हिंदी जो घर घर सत्य को पहुंचाने में कोशिश कर रही है, तो आपका उसमें योगदान कैसे है? योगदान हर तरीके से इंसान कर सकता है। अब जैसे कि एक आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अब किसी के बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं या कुछ चीज़ मुझे बतानी है, तो उतना समय उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के बजाय मैं पीएमसी का कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दिया मैंने। उनको बताया कि ये इस तरीके के अनुभव या फिर इस तरीके का ज्ञान या विज़डम, इस तरीके के अलग-अलग टॉपिक्स कवर होते हैं और इस पीएमसी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, तो आपको नए कंटेंट या नई नॉलेज आपको हमेशा पूरे टाइम मिलती रहती है। तो अगर आप डायरेक्टली उतना टाइम अगर मैं डायरेक्टली किसी को एक्सप्लेन करने में उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता उस टाइम पे, तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं कोई रेफ़रेंस वीडियो पीएमसी का शेयर कर दूँ और बता दूँ कि इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएँगे। तो अपने ध्यान के मार्ग पे चलने के लिए अगर कोई किसी को सपोर्ट चाहिए, फ़िज़िकली वो कहीं पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या हर दिन किसी के लिए मेडिटेशन सेंटर पे जाना या लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप कोई वो वीडियो देखता है तो फिर उस चीज़ की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। फ़िज़िकल इंटरैक्शन तो इम्पोर्टेंट होता है, पर कई हद तक उस चीज़ को कवर अप आप कर सकते आप हो कर सकते इस चीज़ को हाँ, देख हाँ। के। तो जैसे कि आप चिराग जी अनुभव भी अगर शेयर करते हैं आप पीएमसी हिंदी में अपने, हुँ, तो उससे भी बहुत लोगों को सपोर्ट मिल सकती है। बिल्कुल। जैसा कि आपका ये एपिसोड है, हम जी, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी, तो इससे भी बहुत लोगों को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। जी। चिराग जी, हम अपने दर्शकों के लिए आपसे संदेश जानना चाहते हैं। पीएमसी हिंदी के दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है नई चीज़ों को लर्न करने की। जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में अ, हर एक सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करी है। किसी चीज़ को ऑब्स्टेकल की तरह नहीं, एक रुकाव की तरह नहीं, एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखा है। आगे बढ़ने की ही हमेशा कोशिश करी है और आप भी उस चीज़ को अपना सकते हो अपने जीवन में।
कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने का अवसर ज़रूर मिलता है। जैसे कि पत्री सर ने यही सिखाया है हमेशा कि आप ध्यान करो और ध्यान सिखाओ। ध्यान के माध्यम से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके जीवन में जो आप ध्यान से नहीं पा सकते। हम अपने जीवन में ध्यान से अपने पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैंने भी यही सारी चीज़ें ध्यान करके ही अचीव करी हैं और मेरी आगे की भी जर्नी ध्यान के द्वारा ही सपोर्टेड है। तो आप लोग भी ध्यान करिए और ध्यान को स्प्रेड करिए। चिराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी सुंदर यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों, हमने चिराग जी की आत्मा की यात्रा से बहुत कुछ समझा, सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे जीवन के अंदर है कि आनापानासती ध्यान करिए, खुद भी करिए, औरों को भी सिखाइए, सेवा करनी भी सीखिए और साथ साथ पुस्तकें पढ़िए और आपके जीवन के सभी रहस्य खुल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और एक नए पिरामिड मास्टर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।